गुड मॉर्निंग बच्चों हम अपने सेकंड चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 20 पर अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। धन के लिए युद्ध, ये टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा आज से। यहाँ पर धन के लिए युद्ध मतलब एक छोटे प्रांत के शासक बड़े साम्राज्य पर बड़ा साम्राज्य स्थापना करना चाहते थे, तो वो आसपास के क्षेत्रों से लूटपाट करते थे और उन क्षेत्रों पर कब्जा करते थे और धीरे धीरे वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते बड़े साम्राज्य को प्राप्त कर लेते थे या बड़े साम्राज्य के शासक बन जाते थे। यहाँ पर हम इसमें उदाहरण सहित अध्ययन करेंगे। आपने ये गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष नहीं था, वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था। उदाहरण है बच्चों, ये गंगा घाटी में कन्नौज नगर, गंगा घाटी जो हमारी है उसमें कन्नौज नगर नाम का एक छोटा सा क्षेत्र था। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश ये बड़े बड़े राजवंश हैं बच्चों उस समय के, और इनके द्वारा काफ़ी समय तक कन्नौज पर किसका नियंत्रण हो इसके लिए वो आपस में लड़ते रहे थे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, 3 पक्ष शब्द को अंडरलाइन कर लेना, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में करी है। अब यदि ये क्वेश्चन आ जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष से क्या अभिप्राय है, तो इसके अंतर्गत आप क्या आंसर देंगे? गंगा घाटी में कन्नौज नगर नामक एक क्षेत्र था, वहाँ उस समय विशेष में ये जो हम 700 ईस्वी से लेकर आपके 1750 ईस्वी तक का अध्ययन कर रहे हैं, इसके अंतर्गत गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के जो शासक थे वो इस कन्नौज नगर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए आपस में लड़ते थे। और ये जो लड़ाई वो आपस में करते थे उसके 3 पक्ष होने के कारण इस लड़ाई को इतिहासकारों ने त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप। पूरा पैराग्राफ ही इसमें आएगा बच्चों, ऊपर से लेकर लास्ट लाइन तक। आगे बढ़ते हैं। अब ये त्रिपक्षीय संघर्ष के 3 पक्ष कौन कौन से हैं, जैसा कि हम देखते हैं पृष्ठ 62 से 66 इसी बुक के अंदर, इसी सेशन में आपके 62 से 66 जो पेज नंबर दे रखा है उसमें बताया गया है कि शासकों ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया था। जबकि इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में और भी अधिक जानकारियाँ लेंगे। फिर है यहाँ पर फिर एक उदाहरण दिया है बच्चों। अफ़गानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद, क्या नाम था उसका? महमूद गजनी, ऐसे शासक में से सबसे प्रसिद्ध है जो मंदिरों पर आक्रमण करता था भारत उपमहाद्वीप के, और वहाँ से धन दौलत को लूटकर अपने देश में ले गया था या अपने गजनी में ले गया था। अब पढ़ें आगे। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप अपने भारत को लिए कहा गया है, अपने इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक, गुजरात है, पंजाब है, कश्मीर है, ये वाले जो हिस्से हैं ये अपने उत्तर पश्चिमी हिस्से कहलाते हैं। उत्तर पश्चिमी हिस्से तक उसने हमले किए थे। वह लगभग हर साल आता था, उपमहाद्वीप पर हमला करता था, हर साल भारत पर हमला करता था। उसका निशाना संपन्न मंदिर होते थे, इसमें गुजरात का सोमनाथ का मंदिर भी शामिल था। महमूद जो भी धन उठाकर ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी जो उसकी राजधानी थी, गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में उसने खर्च किया था।
सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। मतलब वो भारतीय उपमहाद्वीप की बहुत सारी जानकारियाँ लेना चाहता था। एक दूरदर्शी व्यक्ति था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। हर साल भारत पर आक्रमण करता था, यहाँ पर लूटपाट कर मचाता था, मंदिरों से अपार धन दौलत लेकर जाता था। तो वो भारत उपमहाद्वीप के बारे में बहुत कुछ जानना भी चाहता था। इसके लिए उसने अपने एक विद्वान को, जिसका क्या नाम था, अल बेरूनी नामक विद्वान। अल बेरूनी का नाम आपने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। इसको बच्चों नोट कर लो। एक अच्छा महान इतिहासकार है जिसने भारत का जो इतिहास लिखा है वो उस समय विशेष के लिए जानकारी देने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये अल बेरूनी को किसने भेजा था? गजनी के सुल्तान महमूद के द्वारा ये भेजा गया था। और क्या करने का कार्य इसको सौंपा गया था? भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में लेखा जोखा लिखना। अकाउंट जैसे अपन मेंटेन करते हैं ना, जानकारियाँ हासिल करते हैं और लिखते हैं, ऐसी जानकारियाँ उसको लिखने का काम सौंपा गया था। आगे बढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद, उसकी किताब का नाम नोट कर लो। अल बेरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से भी परामर्श किया था। ये जो किताब है ना अल हिंद, जो अल बेरूनी के द्वारा लिखी गई थी बच्चों, ये पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई थी और अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत, हमारे देश में तो संस्कृत जो थी लिखने की भाषा या राजसी भाषा के रूप में प्रयोग हो रही थी, तो इन विद्वानों से भी उसने परामर्श किया था या सलाह मशवरा किया था। आगे बढ़ते हैं। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहामान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय का नाम आपके द्वारा सुना हुआ होगा, जिसने महमूद गजनवी को हराया था, मोहम्मद गौरी को हराया था। पढ़ें आगे। चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जो 1168 से 1192 ईस्वी तक शासक था, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफ़गान शासक को 1191 ईस्वी में हराया था, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया था। यहाँ बच्चों साइड में 2-3 बॉक्स बने हुए हैं, देखें ज़रा क्या लिखा हुआ है। पहले में लिखा हुआ है मानचित्र 1 को देखें और वे कारण बताइए जिनके चलते ये शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपरी भाग पर नियंत्रण चाहते थे। देखो, गंगा घाटी का जो भाग होगा वो बहुत ही उपजाऊ होगा, सुरक्षित होगा, क्योंकि घाटी है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत सुरक्षित स्थान रहा होगा। ये सब चीज़ें, और फिर ना गंगा नदी के बहने के कारण इसके अंदर उपजाऊ मिट्टी और पाई जाती होगी। फिर उसके बाद दूसरे बॉक्स में दे रखा है सुल्तान। सुल्तान जो शब्द है अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है शासक। सुल्तान का अर्थ क्या होता है अरबी भाषा में? शासक। फिर तीसरा बॉक्स एक बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है मानचित्र 1 को दोबारा से देखिए और विचार विमर्श कीजिए कि चौहानों ने अपने इलाकों का विस्तार क्यों करना चाहा होगा। प्रत्येक शासक का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्ति करना और अपने साम्राज्य का विस्तार करना होता है, तो वो भी यही चाहते होंगे, शक्ति का विस्तार करना। और वैसे भी चौहान जो है राजपूत जाति के थे, तो राजपूतों को तो क्षत्रिय जाति माना जाता है और उनका खून वैसे भी हर समय युद्ध के लिए तैयार
रहता है, तो इसलिए भी वो युद्ध करना चाहते थे। यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 22 पर। पेज नंबर 22 पर चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र, मतलब एक मैप बना हुआ है, और वहाँ पर बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो दक्षिण भारत का हमारे ये चित्र बना हुआ है। दक्षिण भारत के इस चित्र के अंदर बच्चों आपके नदियाँ बताई गई हैं, मतलब पर्वतीय, ये हमारे विभिन्न राजवंशों के बारे में बताया गया है, जैसे यादव हैं, चालुक्य हैं, विक्रमादित्य है के अंतर्गत जो शासन था, कल्याणी, काकाती, कदम्ब, बादामी, वनवासी क्षेत्र, गंगावादी, चोल, कोची, गंगकोइडु, चोलपुरम, तंजावुर, उरेयूर, मदुराई, पांड्यन, कलिंग, बेगी, दक्षिण कलिंग, है ना बच्चों। ये सारे राज्य हमें हमारे इसमें मैप में दक्षिण भारत के दर्शाए गए हैं। अब हमारे द्वारा एक टॉपिक दिया जा रहा है यहाँ पर, उरेयूर से तंजावुर तक। उरेयूर देखो आपके तमिलनाडु का जो इलाका है ना दक्षिण भारत का, वहाँ पर है, और उसके पास ही तंजावुर दिया हुआ है। इससे संबंधित क्या जानकारी इतिहास के अंदर प्रसिद्ध है उसको हम पढ़ लें। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा के मुट्टरियार नाम के प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। कावेरी डेल्टा में, कावेरी का जो डेल्टाई क्षेत्र था, वहाँ पर मुट्टरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से परिवार था, उसके मुखिया की ही सत्ता वहाँ पर पाई जाती थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे, मतलब वे जो मुख्य रूप से थे उस छोटे से इलाके में जो उनकी सत्ता थी वो किसकी देन थी? कांचीपुरम के पल्लव राजाओं ने उन्हें वहाँ का मातहत बनाया था। उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय उस समय चोल वंश का एक महान शासक था। उसने क्या करा? प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं शताब्दी के मध्य में मुट्टरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया, और उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनाया। विजयालय आपके इस क्षेत्र का रहने वाला नहीं था, बल्कि वो किस क्षेत्र का था? उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार का था। और इस विजयालय ने ही 9वीं शताब्दी के मध्य में उन मुटियारों से मतलब वो जो मुटियार छोटा सा परिवार था जिसकी वहाँ सत्ता थी, उसको हराकर इस डेल्टा पर कब्जा करके यहाँ पर तंजावुर शहर की स्थापना की, और यहाँ पर एक मंदिर निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया था। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को भी जीता, और इसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों ही रूप में बढ़ता चला गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना दिए गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 ईस्वी में राजा बना था, और उसी ने इसमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण का विस्तार किया था। ये नाम भी नोट कर लेना बच्चों। राजराज प्रथम, और इनके द्वारा ही ये एक महान शासक थे चोल वंश के, और इन्होंने ही चोल वंश की स्थापना तो विजयराज के द्वारा की गई थी, और चोल वंश का जो विस्तार था साम्राज्य का वो राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था। 985 में राजा बना, और इसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा, मतलब इसका जो पुत्र था वो भी महान शासक था, उसने भी चोल साम्राज्य को बनाए रखा और उसका विस्तार किया।
उसकी नीतियों को जारी रखा और गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी। तो चोल वंश के बारे में आपको यहाँ जानकारी दी गई है। चोल वंश जो मुख्य रूप से विजयालय के द्वारा स्थापित किया गया था, उसके उसी की पीढ़ी में ही 985 ईस्वी में राजराज प्रथम सबसे शक्तिशाली चोल शासक बना। उसने साम्राज्य का विस्तार किया और राजेंद्र प्रथम जो उसका पुत्र था, उसने भी अपने पिता के पद चिन्हों को अपनाया, उनकी नीतियों को अपनाया और चोल साम्राज्य का विस्तार बहुत तेज़ी से किया। और राजेंद्र प्रथम के द्वारा श्रीलंका तक भी हमला किए गए थे। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जल सेना का भी निर्माण किया गया था। बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।